शुरुआत करते हैं लोकतंत्र की। आइए शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव में आज आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है और बिहार के सियासी रण में 9 जिलों की 57 सीटों पर आखिरी दौर की वोटिंग जारी है। सुबह 11 बजे तक करीब 25% मतदान हो चुका है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर वोटरों की लंबी कतारें भी देखी जा रही हैं और आज के मतदान के बाद 800 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। आइए शुरुआत करते हैं लोकतंत्र के हेडलाइंस के साथ। बिहार में आखिरी दौर की वोटिंग जारी। 9 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर 11 बजे तक करीब 25% मतदान। सुपौल में सबसे ज्यादा 28% वोटिंग। मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लंबी कतारें। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने मधेपुरा, बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सुपौल में डाला वोट। पांचवें दौर में 58 महिलाओं समेत 827 उम्मीदवार। बृजेंद्र प्रसाद यादव समेत 6 मंत्रियों की सियासी तकदीर दांव पर। पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, बीजेपी नेता विनोद नारायण झा भी मैदान में। चुनाव आयोग की अनूठी पहल। आदर्श मतदान केंद्रों पर वोटरों के लिए रेड कार्पेट, सुविधाओं के खास इंतजाम। बिहार के सियासी रण में आज 5वें और आखिरी दौर के लिए मतदान जारी है और सुबह 11 बजे तक करीब 25% मतदान हो चुका है। सुपौल में अभी तक सबसे ज्यादा 28% वोटिंग हुई है। मिथिलांचल, सीमांचल और कोसी इलाके के 9 जिले मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा और दरभंगा की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। सीटों के लिहाज से बिहार चुनाव का सबसे बड़ा दौर है। सुबह से ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग को लेकर मतदाताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। मतदाता बड़ी तादाद में मतदान केंद्रों का रुख कर रहे हैं और इससे पहले हुए 4 दौर में 186 सीटों पर मतदान का काम पूरा हो चुका है। 57 विधानसभा सीटों पर सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, जबकि सहरसा जिले के 2 विधानसभा क्षेत्रों सिमरी बख्तियारपुर और महिषी में सुबह 7 बजे से 3 बजे तक मतदान की प्रक्रिया चलेगी। वहीं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सुपौल में अपना वोट डाला और वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि बिहार की जनता मतदान को लेकर खासी उत्साहित है और भारी संख्या में मतदाता वोट डालने के लिए बाहर आ रहे हैं। इस 5वें फेज में भी हमारे पास जो खबर आ रही है, भारी तादाद में लोग वोट डाल रहे हैं। लोग परिवर्तन के लिए वोट डाल रहे हैं, लोग विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। और विधानसभा चुनाव के आखिरी दौर में सूबे के 1,55,00,000 से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनमें 81,84,000 से ज्यादा पुरुष और 73,51,000 से ज्यादा महिला वोटर हैं। आज के मतदान के लिए 9 जिलों की 57 सीटों पर 14,709 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर इतनी ही तादाद में ईवीएम लगाई गई है। 2000 से ज्यादा पोलिंग बूथों पर मतदाताओं को वीवीपीएटी की सुविधा दी जा रही है। बिहार में पहले 4 चरणों की तरह 5वें दौर में वोटिंग में मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। राज्यसभा टीवी संवाददाता विशाल दहिया ने पूर्णिया के एक मतदान केंद्र पर महिलाओं से खास बात की। बिहार में 5वें चरण और आखिरी दौर का मतदान शुरू हो चुका है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि मतदाताओं की लंबी कतार है। हालांकि चुनाव मतदान अभी शुरू हुआ है, लगभग समय ज़्यादा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरह से लंबी कतारें दिखाई दे रही हैं मतदाता की, चाहे वो महिला मतदाता हो या फिर पुरुष मतदाता हो, वो सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि लोग बाहर आ रहे हैं, लोग जागरूक हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं। 5वां चरण जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा राजनीतिक दलों के लिए, दोनों ही जो राजनीतिक गठबंधन है उनके लिए, इसके अलावा जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं मैदान में उनके लिए, क्योंकि 57 सीटें इन सीटों पर जो चुनाव हो रहा है, जो मतदान आज हो रहा है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहेंगी इस बात को तय करने में कि आखिरकार बिहार की सत्ता में अगले 5 साल तक कौन बैठेगा। कोशिश करेंगे कुछ महिला मतदाताओं से बात करने की, जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दा आखिरकार है। आपको क्या लगता है, क्या विकास एक महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा? बिल्कुल है, विकास और रोजगार।
अगर रोजगार होगा तो विकास भी होगा। यहाँ रोजगार ही नहीं है, लोग यहाँ से बाहर चले जाते हैं। हम लोगों का बच्चा भी बाहर पढ़ता है, यहाँ क्यों नहीं पढ़े? यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज क्यों ना हो बढ़िया, मेडिकल कॉलेज क्यों ना हो बढ़िया? अब हर चीज़ होना चाहिए ना। बिहार में लोग वोट गिराते हैं, हम लोग का काम है वोट गिराना, गिरा रहे हैं, लेकिन अगर उम्मीद है कि हो सकता है कि आगे कुछ अच्छा हो। माता जी, आपने कई चुनाव में वोट डाला होगा, आपने देखे होंगे मुद्दे बार बार तरह तरह बदलते रहे हैं, विकास की बात हर चुनाव में होती रही है। इस चुनाव में कुछ अलग दिख रहा है आपको? लोगों में ज़्यादातर ये दिख रहा है कि उनको वोट देने की जोश है, ताकि उनको एक अच्छा नेता मिले जो सबकी भलाई लेकर चले, गिरे, और दलित लोगों का शिक्षा का प्रसार हो, और इस तरह लोगों के जीवन को एक अच्छा जीवन जीने का उनको प्रोत्साहन मिले। तो सुना आपने, तरह तरह के मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दे हर मतदाता के मन में हैं, और महिलाओं का खासतौर पर ये कहना है कि उनकी अपनी समस्याएं हैं, उनके अपने मुद्दे हैं, वो चीज़ों को एक अलग नज़रिए से देखती हैं। तो इसलिए जिस तरह से महिलाओं की तादाद बड़ी संख्या में हमने देखी पिछले 4 चरण में, उम्मीद की जा रही है कि इस चरण में भी जो मतदान जब समाप्त होगा तो शायद महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा होगी मतदान करने वालों में। कैमरा पर्सन राज ठाकुर के साथ विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी, पूर्णिया। और आपने पूर्णिया से विशाल दहिया की ये रिपोर्ट देखी। राज्यसभा टीवी संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान ने किशनगंज से मतदान केंद्रों पर सुरक्षा और महिलाओं की भागीदारी को लेकर रिपोर्ट भेजी है। आइए नजर डालते हैं इस रिपोर्ट पर। कड़े सुरक्षा इंतजाम के बीच बिहार विधानसभा के 5वें दौर का मतदान शांतिपूर्वक ढंग से चल रहा है, और आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था को यहाँ मजबूत किया गया है। लोग लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए हैं अपना बारी का इंतजार करने के लिए। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त यहाँ पर चुनाव आयोग की तरफ से किए गए हैं। करीब 1035 के आसपास कंपनियां जो है केंद्रीय पुलिस फोर्स की, वो तैनात की गई हैं। बिहार पुलिस के भी कई कंपनियों को यहाँ पर तैनात किया गया। बिहार पुलिस जो है उसको मतदान केंद्र जो है उससे उसकी सुरक्षा से दूर रखा गया है। पेट्रोलिंग की जिम्मेदारी बिहार पुलिस को दी गई है। और आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं महिलाएं कितनी भारी तादाद में इस बार वोटिंग कर रही हैं। इस इलाके को सेंसिटिव जोन काफी माना जाता है। उस भारत नेपाल और भारत बांग्लादेश के बॉर्डर होने के कारण बहुत सेंसिटिव है। कुछ पूर्व में क्रिमिनल गैंग्स को भी यहाँ पर ऑपरेट करते पाया गया था, उस वजह से विशेष इंतजाम किए गए हैं। बोट से भी निगरानी रखी जा रही है नदियों में, और एरियल सर्वे भी यहाँ पर किया जा रहा है। नेपाल और भारत की बॉर्डर को सील कर दिया गया है, और पहली बार ऐसा हो रहा है जब इलेक्शन वोटिंग मशीन जो है उसमें से तस्वीरें, प्रत्याशी की तस्वीरें भी उस पर उपलब्ध हैं, ताकि वोटर्स को किसी तरह का नेम सेक की वजह से कंफ्यूजन पैदा ना हो और पारदर्शी तरीके से वोट डाला जा सके। और महिलाओं की जो लगातार वोट प्रतिशत बढ़ रहा है, उम्मीद है कि जिस तरह की कतारें आप देख रहे हैं वो जारी रहेगा, और इस बार फिर से महिलाएं पुरुषों को वोट के हिसाब से आउट नंबर कर देंगी। सड़कें, यूनिवर्सिटी हो, अस्पताल हो, विद्यालय हो, किसी चीज का। महिलाओं की सुरक्षा भी मैडम लगता है कहीं बड़ा मुद्दा है। मुझे सुरक्षा, क्योंकि कई बार देखा जाता है महिलाओं की सुरक्षा की वजह से वो स्कूल में भी दिक्कत होती जाने में। इस तरह की चीजें होनी चाहिए जो स्कूल दिक्कत ना हो। स्कूल, हाँ स्कूल में बीएड ये सब होना चाहिए। वोट इसलिए डालने हैं कि इसकी मतलब सही हो, शिक्षा व्यवस्था सही हो, रोड सड़क वगैरह सही हो, सही व्यवस्था की हम लोगों को चाहिए कि रोड पानी वगैरह सब सही हो। ये तमाम चीजें हैं जिनके आधार पर चुनाव में इस बार वोट होने की संभावना है, और उसी पर निर्धारित होगा कि इन 57 सीटों के बाद 8 तारीख का सबको इंतजार रहेगा जब मतपेटियां खुलेंगी, और इस बात का फैसला होगा कि मतदाता ने इस बार मुद्दों के आधार पर वोट डाला या फिर एक बार मतदाता जाति और संप्रदाय में बट गया। किशनगंज से कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ रविंद्र सिंह शोरान, राज्यसभा टीवी। और पूर्णिया में हमारे संवाददाता विशाल दहिया इस समय मौजूद है, और किशनगंज से हमारे साथ जुड़े हमारे संवाददाता रविंद्र सिंह शोरान। और दोनों ही संवाददाता हम तक बहुत अच्छी तस्वीरें लगातार भेज रहे हैं, और जैसा आपने लोगों से बात भी की, और अभी भी आपके पीछे हमें मतदाताओं की लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। रविंद्र, अगर पहले मैं आपके पास आऊँ, किशनगंज और उसके आसपास के कई विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जहां पिछली बार जीत हार का अंतर हम जानते हैं महज 250 वोट का भी रहा है। ऐसे में अब जो बढ़ा हुआ मत प्रतिशत अब तक हमारे पास आ रहा है 25% के आसपास 11 बजे तक वोटिंग हुई है, आप मानते हैं बहुत निर्णायक, और ये बढ़ा हुआ मत प्रतिशत बहुत कुछ जाहिर करेगा नतीजों के वक्त?
जी बिल्कुल, ये बात सही है कि पिछली बार के मुकाबले उम्मीद ऐसी की जा रही है कि इस बार मत प्रतिशत में जो है वो इजाफा होगा और ये निर्णायक रहेगा आने वाली सरकार के लिए भी, क्योंकि इस बार जो समीकरण है वो राजनीतिक तौर पर बदल गया है। तत्कालीन एनडीए गठबंधन जो था उसकी दोनों पार्टियां एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ रही हैं, और लेकिन जो 2 नंबर की पार्टी थी जो करीब 57 सीट में से बहुतायत सीट पर 2 नंबर में रही थी, राष्ट्रीय जनता दल, वो इस बार जेडीयू के साथ है। एनडीए एक नए गठबंधन के साथ आया है, इसलिए चुनावी समीकरण किस तरीके से बदलेंगे ये सबके लिए दिलचस्प है। दूसरा, पप्पू यादव और ओवैसी का जो है चुनाव में आना, वो भी इस बार पूरा चर्चा का विषय रहा। इस वजह से जो 5वां जी कुछ दिक्कत आई है। पूर्णिया रुक करते हैं, संवाददाता विशाल दहिया वहां पर मौजूद हैं। पूर्णिया की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि बीजेपी करीब करीब पिछले 25 साल से आंकड़ों का खेल यहां करती नजर आ रही है। कभी एक कम्युनिस्ट पार्टी का गढ़ रहा है, अब पप्पू यादव की मौजूदगी भी है। कांग्रेस यहां एक तरह से अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रही है। कितना दिलचस्प मुकाबला दिख रहा है और किस तरह का उत्साह वोटरों में दिखाई दे रहा है विशाल? देखिए, राजनीतिक रूप से काफ़ी दिलचस्प है प्रीति, क्योंकि जो आपने राजनीतिक दलों का आकलन बताया वो बिल्कुल सही है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इस वक्त सभी पार्टियों के लिए ये काफ़ी ज़रूरी होगा कि ये जो इस ज़िले की 7 सीटें हैं उन पर वो बेहतरीन प्रदर्शन कर पाएँ। इसके अलावा सिर्फ पार्टियों की बात नहीं है, कुछ बड़े दिग्गज उम्मीदवार यहाँ मौजूद हैं। पूर्णिया जिले से 2 जो महिला मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार की, वो चुनाव लड़ रही हैं, बीना भारती और लेसी सिंह। तो ये दोनों काफी दिग्गज उम्मीदवार कहे जा सकते हैं। इस पूरे 57 सीटों के चुनाव में 5वें दौर का जो हो रहा है उसमें 6 मंत्री नीतीश कुमार की सरकार के हैं मैदान में, जिनमें से 2 इसी जिले में हैं। तो ये काफी रोचक और दिलचस्प मुकाबला इन सीटों पर रहेगा। उसके अलावा अगर मतदान की बात करें और मतदाताओं की बात करें तो काफी उत्साह सुबह शुरू के 3 से 4 घंटे में दिखाई दिया। पहले 2 घंटे में यहाँ लगभग 6% मतदान था। उसके बाद के अगले 2 घंटे में मत प्रतिशत बढ़कर लगभग 24 से 25% के आसपास पहुंच गया। तो ये काफी अहम है, क्योंकि शुरू के 4 घंटे में लगभग अगर 1/4 मतदाता बाहर निकलकर अपना मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब जागरूकता मतदाताओं में जरूर है। हालांकि इस वक्त अगर इस 1-2 घंटे की बात करें तो थोड़ा सा लीन पीरियड इसे माना जाता है। 12 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय है वो 2 घंटे थोड़ा सा लीन पीरियड माना जाता है। दोपहर के भोजन का समय होता है। तो ऐसी उम्मीद की जा रही है कि 2:30 बजे के आसपास एक बार फिर से इन मतदान केंद्रों पर लंबी कतार देखने को मिलेंगी। हालांकि इक्का दुक्का जो मतदाता है उनका आना अभी भी जारी है और मतदान अभी भी शुरू चल रहा है। कुछ लोग आ रहे हैं, मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद ऐसी है यहां पर कि 3 बजे के बाद जिस तरह की लंबी कतारें सुबह देखने को मिली थी, शायद उससे लंबी कतारें देखने को मिले। बिल्कुल। तो जैसा हम बता रहे हैं कि 25% के आसपास 11 बजे तक के आंकड़े पूर्णिया से भी आए हैं और किशनगंज से भी आए हैं। क्या लीन पीरियड की भी आप बात कर रहे हैं? क्या आप किशनगंज में रविंद्र से कोई सवाल पूछना चाहते हैं विशाल, या आप रविंद्र अगर विशाल से कुछ जानना चाहें पूर्णिया के बारे में, वहां वोटिंग को लेकर, तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। विशाल, क्योंकि ये इलाके में पिछले कई सालों से देखा गया है कि नक्सल प्रभावित भी एक बेल्ट रही है, तो उसके लिए क्या विशेष इंतजामात किए गए हैं? दूसरा जो है, यहाँ पर भी क्या वही मुद्दे जो बिजली सड़क पानी के हैं वही चुनाव में आज भी हावी हैं? जी बिल्कुल। देखिए रविंद्र, जो मतदाता जब अपने वोट का अधिकार का प्रयोग करने के लिए जब लाइन में खड़ा होता है, जब कतार में खड़ा होता है, तो उसके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं। वो मुद्दे जिनके बारे में वो सोचना चाहता है, वो मुद्दे जिनके बारे में राजनीतिक पार्टी या नेता अपने प्रचार के दौरान बात करते हैं, और फिर वो नेता जिसका नाम उस लिस्ट में, उस ईवीएम मशीन पर उसका नाम और उसकी पार्टी का नाम जो रहेगा, उस उम्मीदवार के बारे में भी जरूर उसके दिमाग में चल रहा होता है, उसकी छवि, उसने क्या किया है, क्या नहीं किया है। लेकिन आखिरकार हमें जो महसूस हो रहा वो ये कि जब आखिरी समय मत डालने का आता है तो शायद मतदाता के दिमाग में एक बार जरूर ये बात सामने आती है कि वो जिस तरह का जीवन जीता आ रहा है पिछले 5 साल से या पिछले 10 साल से या 15 साल से, उसमें क्या बदलाव आ सकता है? क्या वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर उसमें कोई बदलाव ला सकता है कि नहीं ला सकता है? शायद ये बात एक बहुत महत्वपूर्ण रहती है।
लेकिन ये बहुत निर्भर करता है कि मतदाता कितना जागरूक है। अगर लिटरेसी दर के हिसाब से देखें तो उतनी बेहतर स्थिति इस इलाके में नहीं है, लेकिन फिर भी उम्मीद की जा रही है कि शायद जो मुद्दे हैं, विकास से जुड़े मुद्दे हैं या फिर जो मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे हैं, वो शायद एक बार अपना जोर जरूर मारे। हालांकि इस इलाके के बारे में जैसा कि आप बता रहे थे, कहा जाता है कि यहां पर जाति के आधार पर जो राजनीति होती है, जाति के आधार पर जो चुनाव लड़ा जाता है, वो थोड़ा सा मुखर रहता है। लेकिन इस बार उम्मीद की जा सकती है कि शायद विकास के आधार पर एक बार मतदाता जरूर जागरूक हुआ हो। रही बात नक्सल प्रभावित इलाकों की, तो लगभग 70 के आसपास ऐसे पोलिंग स्टेशन पूर्णिया जिले में है, रविंद्र, जिनको नक्सल प्रभावित इलाका माना गया है। खास इंतजाम वहां किए गए हैं और जो इनर कॉर्डन जो कि केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के पास है, उसके अलावा जो आउटर कॉर्डन है ऐसे इलाकों में, वो भी केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के हवाले कर दिया गया है। यानी कि पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस पर है। सेक्टर मजिस्ट्रेट्स लगातार गश्त लगा रहे हैं। अब से ठीक थोड़ी देर पहले हमारी जब पूर्णिया के अधिकारियों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा था कि लगभग 2 सेक्टर मजिस्ट्रेट उन नक्सल प्रभावित इलाकों में लगातार मौजूद हैं। तो कोई कोताही नहीं बरती जा रही है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और अब जबकि लगभग 5 घंटे हो चुके हैं मतदान शुरू हुए, कोई ऐसी घटना की जानकारी इन इलाकों से नहीं है। तो ऐसी उम्मीद है कि शायद जो इंतजाम किए गए थे वो सफल हो रहे हैं। बिल्कुल। विशाल, आप भी सवाल पूछ सकते हैं किशनगंज में। जी, मैं रविंद्र से जानना। जी जी प्रीति, मैं रविंद्र से जानना चाहूंगा कि उस इलाके में काफी अहम रहता है, जिस तरीके से कहा जाए कि जो विकास के अलावा जो जाति का फैक्टर है वो बहुत अहम रहता है। उन्होंने पप्पू यादव की बात की, ओवैसी फैक्टर की बात की। एक जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल बार बार उठकर आता है उस इलाके में, वो ये कि विकास के जो दावे दोनों तरफ से हो रहे थे, दोनों राजनीतिक दलों के, दोनों गठबंधन की तरफ से हो रहे थे, क्या उसकी कोई गूंज उन्हें सुनाई दे रही है? वो जो मतदाता जो कतार में लगे हुए हैं, उनका क्या कहना है? देखिए विशाल, यहाँ का मतदाता आज भी उतना ही परेशान है जितना इनके दादा परदादा यानी कि 3-4 पीढ़ी जो है वो लगातार इसी बात से परेशान है कि इस इलाके का विकास उतना नहीं हो पाया जितना बाकी दूसरे जिलों का बिहार में हुआ है। ये जो क्षेत्र है, क्योंकि नेपाल और बंगाल की बॉर्डर पे है, बिहार का अंतिम जिला ये है। इसके बाद बंगाल और दूसरी तरफ बांग्लादेश और नेपाल शुरू हो जाता है। यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो दूसरे राज्यों से मुख्तलिफ है। यहाँ पर जूट और चाय के बागान तक हैं, यानी कि कैश क्रॉप जो है उसकी काफी यहाँ पर भरमार है। बावजूद उसके यहाँ पर किसी भी तरह का विकास देखने को नहीं मिलता है। सड़कों की हालत जर्जर है। गांव में अगर आपको 50 किलोमीटर जाना है तो 3-3 घंटे लग जाते हैं। शिक्षा की जो मूल सुविधाएं हैं वहां भी तरस रहा है। बहुत बड़ा समुदाय जो है वो आज भी मदरसों पर आधारित है। हालांकि कुछ मदरसे आधुनिकीकरण की तरफ धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन स्कूल जो है, सरकारी स्कूल है, उनकी सुविधाएं में बहुत कमी है। सरकारी स्कूल में टीचर्स की बहुत कमी है। विश्वविद्यालय तो यहाँ पर एक भी नहीं है। जो महाविद्यालय हैं उनमें शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं है। पलायन यहाँ आज भी लगातार बाकी जिलों से बिहार के सबसे ज्यादा इस इलाके में होता है। और जो शिक्षा है उसका स्तर जो है बिहार में सबसे कम जिन जिलों में है उनमें से एक जो है किशनगंज को माना जाता है। इन सब मुद्दों से यहाँ का आम आदमी परेशान है और वो इनका निराकरण तो चाहता है, लेकिन विडंबना ये है कि जब चुनाव का वक्त आता है और जब तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने विकास के दावों को लेकर आती है, तब यहाँ का मतदाता कहीं न कहीं जाति, धर्म और संप्रदाय में कई वर्षों से हम लोग देख रहे हैं बटा हुआ पाया जाता है। उम्मीद यही है कि शायद इस बार जो है वो मतदाता अपनी मूलभूत सुविधाएं और उन मामलों पर वोट डाले जो इनको लंबे अरसे से परेशान कर रही हैं। और इसी वजह से शायद मतदाताओं की लंबी कतार जो है वो अभी भी लीन आवर्स में भी हम लोग देख रहे हैं। महिलाओं का मत प्रतिशत कहीं भी कम नहीं हो रहा है और पुरुष भी अपना कामकाज छोड़कर, घर परिवार को छोड़कर लगातार वोटिंग कर रहे हैं। और शायद और आंकड़ों में भी ये जाहिर हो रहा है, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं उससे भी रवींद्र ये जाहिर हो रहा है कि लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ पटना से नवल किशोर चौधरी, राजनीतिक विश्लेषक, भी जुड़ गए हैं। आप दोनों भी अगर कोई सवाल कभी भी नवल किशोर जी से पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछ सकते हैं। नवल किशोर जी, शुक्रिया राज्यसभा टीवी के साथ फिर से एक बार जुड़ने के लिए। आज का दौर किसका है नवल किशोर जी? लगातार 5वें दौर की शुरुआत से ही बात हो रही है और माना जा रहा है कि यही दौर तय करेगा
कि जो भी सत्ता में पहुंचेगा उसकी मजबूती कितनी है, आप क्या मान रहे हैं? और खासतौर से जो वोटिंग फीसदी प्रतिशत बार बार सामने आ रहा है, अब अपडेट हो रहा है, उसे लेकर क्या लग रहा है आपको? जाति और धर्म अगर हावी हुआ मतदान पर तो ये महागठबंधन के पक्ष में जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि माइनॉरिटी वोट हाईली पोलराइज्ड है, एक राष्ट्रीय संदर्भ है इसका। और दूसरा, यह वही क्षेत्र है जहां से बीपी मंडल आते थे, जिनके नेतृत्व में मंडल कमीशन का गठन हुआ था और उनकी बड़ी संख्या है। लेकिन जो रिपोर्ट्स मतदाताओं से आ रही है और जिसको आपने अपने चैनल से भी प्रसारित किया है, उससे लगता है कि इस क्षेत्र के लोग विकास चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, बिहार के विकास में भी छूट जाने के दर्द से पीड़ित हैं। और जो वह कह रहे हैं, अगर वह सही है और मुझे इसका कारण मिलता है कि उन पर भरोसा किया जाए, तो निश्चित रूप से वह एनडीए के पक्ष में जाएगा। क्योंकि कहीं न कहीं महागठबंधन विकास के मामले में उसकी रेटिंग थोड़ी कम है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष के नीतीश जी के साथ मिलने के बाद जो गठबंधन बना है और जो छवि राष्ट्रीय जनता दल की रही है 15 वर्षों के शासनकाल का, 90 से 2005। हाँ नवल किशोर जी, यानी देखना होगा दोनों बड़े जो गठबंधन है उसके अलावा जिस तरह से ओवैसी फैक्टर और पप्पू यादव का फैक्टर है, वो क्या असर दिखाने वाला है, जरूर देखना होगा। लेकिन अच्छी खबर ये है कि मतदान प्रतिशत बहुत अच्छी खबर दे रहा है और अभी तक जो मतदान प्रतिशत आया वो अच्छा रहा है। नवल किशोर जी, हम जानते हैं कि बिहार का ये वो इलाका है जो सबसे पिछड़ा माना जाता है। अभी भी लोग यहाँ से, यहाँ के युवा रोजगार के लिए बाहर जाने को मजबूर हैं, तमाम ऐसे मसले हैं। और आपसे सवाल इस समय किशनगंज से रविंद्र हमारे साथ जुड़े हैं, वो करना चाहेंगे। रविंद्र, आप क्या पूछना चाहते हैं नवल किशोर जी से? जी नवल जी, मेरा सवाल है कि बिहार वो धरती है जहां पर जेपी से लेकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तक पैदा हुए हैं और रामवृक्ष बेनीपुरी से लेकर फणीश्वर नाथ रेणु तक जो है इस जमीन से पैदा हुए हैं। बावजूद उसके लोकतंत्र में हम लोग पिछले 4 चरणों में यही देख रहे हैं कि फलां दौर जो है वो महागठबंधन के पक्ष में गया, फलां दौर जो है एनडीए के पक्ष में गया। मेरा सवाल है कि क्या कभी ऐसा भी बिहार में होगा जब हम लोग ये कह पाए कि फलां दौर जो है या फलां चुनाव जो है वो मतदाता के पक्ष में गया? बार यह दौर ही नहीं, पूरा मतदान मतदाता के पक्ष में जाएगा। आप जानते हैं कि 10 वर्ष पूर्व भी मतदाता के पक्ष में गया था, जब लोगों ने विकास के लिए मतदान किया था, शासन के लिए किया था, सुशासन के लिए किया था। और 10 साल पहले माननीय नीतीश कुमार जी को सत्ता में लाया था। 5 साल पहले भी मतदाताओं ने यह फैसला किया था कि हमें जाति नहीं चाहिए, हमें धर्म नहीं चाहिए, हमें विकास चाहिए, हमें न्याय चाहिए। कहीं न कहीं मतदाता जब बड़े सवाल उठते हैं तो उनके पक्ष में खड़े होते हैं। 1974 का जेपी आंदोलन आप याद करेंगे, कहां चली गई थी जाति, कहां चला गया था धर्म, कहां चले गए थे वो संकीर्णता के कई मापदंड उस समय भी थे। लेकिन हुए क्या, लोगों ने फैसला किया जनतंत्र के पक्ष में। तो मैं मानता हूं कि इस बार भी मतदाता फैसला करेगा मिथिलांचल के विकास के पक्ष में, सीमांचल के विकास के पक्ष में, और कोसी क्षेत्र जो पिछड़ गया है, जिसको न्याय नहीं मिला है। बिहार में एक जो विकास की धारा बही, उसमें भी यह क्षेत्र पिछड़ा रहा है। कहीं न कहीं ये बात उभर कर आ रही है जी। और हमें भरोसा करना चाहिए मतदाताओं पर, बिल्कुल, कि वो जो महसूस करते हैं और आपसे बात करते हैं, उसमें जो व्यक्त करते हैं, वही वोटों के माध्यम से वह अपनी अभिव्यक्ति करेंगे। इसीलिए हमने लगातार देखा है, जरूर राजनेता अपनी राजनीति कर रहे हों और जिस तरह की असंयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो इस पूरे चुनाव में, लेकिन सबसे संयमित, सबसे जागरूक और सबसे चतुर जो निकला है इस चुनाव में वो है बिहार का मतदाता। और ये नजर हमें अब 8 तारीख को आएगा उसने अपना क्या नतीजा दिया है, लेकिन बहुत संयमित तरीके से हर चीज का जवाब और अपना वोट डालता नजर आया है इस बार बिहार चुनाव में हमें मतदाता। नवल किशोर जी, इस समय विशाल आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं, पूर्णिया में हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाल, हमारे संवाददाता।
जी धन्यवाद प्रीति। नवल किशोर जी, एक सवाल जो बार बार हर जो चुनाव का जो चरण है उसमें भी उठता रहा है और बहुत विकास की बात हो रही है, लेकिन आपका क्या आकलन है, क्या विकास से हटकर जिन मुद्दों की बात हुई, खासतौर पे जो विवादित बयान रहे, क्या उनका कोई प्रभाव आपको लगता है इस आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण चरण में पड़ेगा? मैं अगर उन रिपोर्टों पर भरोसा करूं जो रिपोर्ट अभी भी मतदान केंद्रों पर जाने के वक्त मतदाता आप जैसे पत्रकार को दे रहे हैं, तो मुझे आशा की किरण नजर आती है और वह आशा की किरण बहुत स्पष्ट है। जाति धर्म नहीं, विकास चाहिए, न्याय चाहिए, कोसी क्षेत्र को न्याय चाहिए। आप जानते हैं कि महाप्रलय के बाद वहां रिलीफ हुआ, कुछ हद तक रिहैबिलिटेशन हुआ, रिकंस्ट्रक्शन नहीं हो पाया, डेवलपमेंट नहीं हो पाया, पलायन नहीं रुक पाया, कुपोषण नहीं रुक पाया, शिक्षा के लिए पलायन, रोजगार के लिए पलायन जारी है। यह दर्द कोसी के क्षेत्र के लोगों को है, सीमांचल को है और मिथिलांचल को है। मिथिला तो एक अलग राज्य की मांग करता रहा, मिथिला क्षेत्र के कुछ लोग। तो स्वाभाविक रूप से मैं मानता हूं कि डोमिनेंट फैक्टर विकास होगा, न्याय होगा और एक ऐसा विकास जो मानव विकास वाली अवधारणा के आधार पर विकास होगा। और निश्चित रूप से जाति और धर्म के नाम पर जो बांटने की कोशिश हुई है वह कोशिश नाकाम होगी। लेकिन मैं एक एनालिस्ट की तरह पूरी तरह यह नहीं कह सकता, नकार नहीं सकता कि जाति नहीं है, धर्म नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से इसको ओवरकम करेगा। आप याद कीजिए लालू यादव जी इसी क्षेत्र से हारे थे, जबकि यादवों का वर्चस्व था। मत भूलिए कि वहां पर पप्पू यादव फैक्टर भी काम कर रहा, जो महागठबंधन जो आज जात के नाम पर वो कमजोर और ओवैसी जैसा फैक्टर हाँ, नवल किशोर जी तो कहीं न कहीं इस मामले में विकास न्याय जी। और नवल जी, आप ही कई बार बता चुके हैं कि सिर्फ बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि तमाम विदेशी लोग भी इस समय नजर बनाए हुए हैं कि बिहार में आखिर परिणाम क्या आता है और जनता किस तरह का फैसला सुनाती है। और इसीलिए अब 5वां और आखिरी चरण भी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। इसीलिए कहा जा रहा है कि बिहार का चुनाव इस बार एक बड़ी प्रयोगशाला है, जो सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति तय करने वाला है। आखिरी चरण है, लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकले और अपना मतदान जरूर करें। और नवल किशोर जी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूर्णिया से विशाल दहिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और रवींद्र शुरान किशनगंज से तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए आपका भी फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ लोकतंत्र का सफर मेरे साथ अभी यहीं तक, लेकिन आखिरी चरण से जुड़ी वोटिंग का हर अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार।